हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में। तो केवीएस के एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो इसके बाद अगर केवीएस के बाद जो अगला एग्जाम आएगा वो होगा हमारा DSSB 2023 वाला। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है, कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, उस पर मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया है। आखिरी तक जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा और आप इसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं वो ही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारा कि कौन दे सकता है इस एग्जाम को। क्लियर? अब ये सबको पता है कि यहाँ पे मैं बेसिकली पीआरटी या असिस्टेंट टीचर के बारे में बात करूंगी, क्योंकि पीआरटी एक ऐसा एग्जाम है जो हर कोई दे सकता है। क्यों? क्योंकि सीटीटी पेपर 1 ऑलमोस्ट या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम लोगों का सीटीटी पेपर 1 क्लियर रहता है। सीटीटी पेपर 2 काफी लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पीआरटी के बारे में डिस्कस करूंगी, यानी प्राइमरी टीचर के बारे में, या हम बोल सकते हैं उसको असिस्टेंट टीचर। तो इस एग्जाम को हर कोई दे सकता है, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आप देखोगे DSSB की जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें बहुत सारे पोस्ट आएंगे। टीजीटी का भी पोस्ट आएगा, पीजीटी का भी आएगा, पीआरटी का भी आएगा, स्पेशल टीचर का भी आएगा। तो बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कब से इसकी तैयारी शुरू करें? अभी आपको ये अच्छे से पता है कि केवीएस का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हर कोई उसके कट ऑफ और इंटरव्यू का जो नोटिस आएगा उसका ही हर कोई वेट कर रहा है। तो अब सबको पता है कि उसका वेट करने के साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि DSSB की वैकेंसी जरूर निकलेंगी। क्योंकि हालांकि हमें ये अच्छे से पता है कि इसकी वैकेंसी बहुत कम नंबर्स में निकलती है, लेकिन निकलेंगी जरूर। तो आप इसकी तैयारी आज से अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी से, क्योंकि आपने केवीएस की तैयारी की हुई है, तो आप अगर उसको यही रोक देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंटिन्यूशन में रखेंगे आपकी तैयारी तो आपकी केवीएस के साथ साथ आगे DSSB की भी तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि केवीएस का जो सिलेबस था वो प्रिस्क्राइब सिलेबस था, हमें दिया गया था कि यही आने वाला है और वही पूछा गया। बट अगर आप देखेंगे DSSB में इसका जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, काफी ब्रॉड होता है, तो हर कुछ हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि वैकेंसी इतनी सी आती है। उस इतनी वैकेंसी में अगर आपको रहना है तो आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस एग्जाम की तैयारी आपको आज से अभी से, जब आपका मन करे कि चलो आज अभी थोड़ा सा शुरू तो कीजिए आप। क्लियर? अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब मैंने ये बताया कि हर कोई DSSB का एग्जाम दे सकता है। अगर आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है तो आप पीआरटी दे सकते हैं, सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप टीजीटी भी दे सकते हैं। ठीक है? अब हम एलिजिबिलिटी, पीआरटी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आपका 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है? बट अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो ये 50% क्या बन जाते हैं, 45% बन जाते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ प्लस आपके पास 2 इयर्स का क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है या कोई भी डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन किसी भी चीज में, तो वो बहुत मस्ट है, वो होना ही चाहिए आपके 12th के परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, काफी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें पीआरटी में भी ग्रेजुएशन मांगते हैं, बट यहाँ पे 12th के परसेंटेज बेस्ड आप पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है, ये तो क्राइटेरिया हर एक एग्जाम में अभी हो गया है कि आपका सीटीटी क्लियर होना चाहिए। यानी अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटीटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए। क्लियर है? अब हम इसकी एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि एज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एज की वजह से ही काफी लोग एग्जाम फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। तो एज में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी को कितने दिए हैं, सिर्फ 30 इयर्स दिए हैं। बट अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 30 इयर्स के बाद आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ पीआरटी की भी बात कर रही हूँ,
टीजीटी की और पीजीटी की एज लिमिट थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को +3 यानी 30 में +3 ऐड करोगे तो वो 33 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम एसटी एससी की बात करें तो उसमें +5 हो जाता है, यानी 35 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है? टीजीटी के लिए अलग है, पीएचडी के लिए अलग है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं सिर्फ पीआरटी के बारे में आपको बता रही हूँ। अब हम देख लेते हैं कि किस टाइप का पेपर आएगा। ठीक है, रिजर्वेशन में एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि सीजीटी में कितने पास, इसमें DSSB में ना आपको पासिंग मार्क्स लेके आना होता है। देखो मेरिट अलग होती है और पासिंग मार्क्स लाना अलग चीज होती है। ठीक है, अगर आप DSSB में पासिंग मार्क्स लेकर आ गए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेरिट में आना है। और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि पीआरटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे केवीएस के लिए, केवीएस में एंट्री होता है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, आपको डायरेक्टली सिर्फ रिटन एग्जाम देना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता रही हूँ कि अगर आपको DSSB का ये एग्जाम क्लियर करना है तो अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं, एसटी या एससी में आते हैं, तो आपको 82 मार्क्स लेकर आना है। किसमें? DSSB। तो ये माना जाएगा कि आपने ये एग्जाम क्लियर कर दिया है, सिर्फ क्लियर किया है। मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे वो तो जब आप बहुत ज्यादा नंबर लेकर आते हैं तो मेरिट में आप आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व में 90 मार्क्स, इसमें ओबीसी भी आ जाता है। ठीक है, और एसटी एससी में 82 मार्क्स। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अदर देन दिल्ली, यानी दिल्ली स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट है उन सबके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पर अगर आप दिल्ली के वासी हैं या दिल्ली में आते हैं तो यहां से ओबीसी, यहां से निकल के आपका ओबीसी कैटेगरी आ जाएगा एसटी एससी के साथ। ठीक है, उस टाइम पे आपको 82 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आप दिल्ली निवासी हैं। ठीक है, बट आप दिल्ली के अगर स्टेट से बिलोंग नहीं करते फिर भी आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 90 ही मार्क्स काउंट किया जाएगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम बात करते हैं इसके एग्जाम की कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में 2 सेक्शंस आते हैं, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका सबसे पहले आता है हिंदी, जो आता है 20 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश आएगा। 20 मार्क्स से ही आपके रीजनिंग भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। जीए यानी जर्नल अवेयरनेस भी आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कितना इंपॉर्टेंट है जर्नल अवेयरनेस, क्योंकि ये चीज हमने अपने केवीएस एग्जाम में भी पढ़ा था। फिर आता है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो हमारे जो मैथ्स होता है वो भी 20 नंबर का ही इसमें पूछा जाएगा। यानी देखो यहाँ पे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये बेसिक हैं जो हमने अपने केवीएस में भी प्रिपरेशन की थी और यहाँ पे भी वही से पूछा जाएगा। सिर्फ डिफरेंस आ जाता है आपका पेडागोजी का। अगर आप पेडागोजी या सीडीपी देखेंगे तो यहाँ पे 100 मार्क्स की सीडीपी पूछी जा रही है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और इस अगर पेडागोजी की तैयारी कर रहे हो तो आपको NIOS की एक बुक है जो आपकी डीएलएड में है, वो बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा मार्क्स स्कोर करने में पेडागोजी में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका सिलेबस काफी वास्ट है। आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, फुल स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो नामुमकिन नहीं है पर डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हैं तो आप इस पे फुल भी ला सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये है कि अगर आपका कोई भी यहाँ पे आपका स्किप भी कर सकते हो तो यहाँ आप उसको स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप यानी आपको हर चीज पढ़नी है। प्लस यहाँ पे एक चीज बहुत मैटर करती है कि आपका पेपर क्लियर तभी कहलाएगा DSSB में जब आपके पार्ट ए में से 40% मार्क्स आए। यानी अगर आप देखेंगे तो ये 20-20 सबको मिला के 100 नंबर का पेपर हो गया।
ठीक है, 100 नंबर यहां से और 100 नंबर यहां से, यानी टोटल 200 में से आपको कितने लेने हैं पास होने के लिए? 40 यहां से, 40 यहां से, यानी 80 नंबर। बट ये 80 नंबर में आप क्लियर तो हो जाएगा। बाकी देखो, अगर आप रिजर्व में है तो 82 चाहिए, लेकिन आपका अगर क्लियर कराएगा तो उसके लिए आपको 40% यहां से लेना है, 40% आपको यहां से लेना है। 40 मैंने 80 किया है, बाकी आपको क्लियर करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। बट रिजर्व में है तो 82 इज इनफ। क्लियर? अब हम देखेंगे, अगर आपने इसमें 30 लेकर आए और यहां 50 लेकर आए तो आपका टोटल 80 बन रहा है, तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पे भी 40% और यहां पे भी 40% मार्क्स लेकर ही आने हैं। ठीक है, तो आप जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है आप उसमें फोकस कर सकते हो यहां पे। ठीक है, पेडागोजी में लोग बहुत ज्यादा नंबर भी लेकर आते हैं और काफी बार आपके कट भी जाते हैं। कट इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां पे क्या है? नेगेटिव मार्किंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान देनी है आपको कि इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको आंसर को टिक करना है। अब टिक करना है तो कैसे करेंगे? ऑफलाइन मोड में पेपर नहीं होता, ये पेपर होता है आपका ऑनलाइन, यानी सीवीडी मोड में पेपर होता है। क्लियर? ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई है कि पेपर आपका क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से पेपर में आंसर टिक करने हैं। और ऑनलाइन एग्जाम है, अब तो आप देखेंगे सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन ही हो गए हैं, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि वो ऑफलाइन में हो रहा है। क्लियर? एक और चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी 100 नंबर की है और यहाँ पे 20 मार्क्स के हैं, तो इसकी जो कट ऑफ होती है बहुत हाई जाती है, बहुत हाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपना क्लियर करने के लिए 40 चाहिए, बाकी आप उससे ज्यादा मार्क्स भी लेकर आ सकते हो मेरिट में आने के लिए। क्लियर है? अब मैं बात करूंगी नेगेटिव मार्किंग। अगर देखो आपने सही उत्तर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बट अगर गलत उत्तर दिया तो इसका 1/4 यानी 0.25 नंबर कट भी जाएगा। यानी अगर आप एक सही करते हैं और उसमें से आपने 4 गलत कर दिए तो वो 1 नंबर और वो 4 गलत के बराबर हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके आंसर टिक करने हैं उनको, तभी सोच की जब आप बिल्कुल कंफर्म है तभी टिक कीजिए, अदरवाइज आप अपने नेगेटिव मार्क्स लूज करके बिल्कुल कम में भी आ सकते हैं। क्लियर? अब आपको उत्सुकता होगी कि इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी। इसकी नोटिफिकेशन जनरली अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के भी देखेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन जनरली मार्च या अप्रैल मंथ में आ जाती है। और ये भी ट्राई करते हैं, आपको बहुत कम से कम समय देते हैं और जल्दी से इसका एग्जाम ले लेते हैं। तो आपको अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा मार्च महीना चल रहा है और अगला महीना हमारा अप्रैल का है, यानी नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकती है, कल परसों, मतलब इस पूरे महीने या अगले महीने के 15 या 20 तक इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दक्षिता टीचिंग अकेडमी। और एक राइट साइड पे बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू।